हेलो बच्चों, सभी को बहुत बहुत गुड इवनिंग। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे, बहुत बढ़िया और मस्ती और मज़े में होंगे। ठीक है बच्चों, अब जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, अपने मोबाइल फ़ोन्स को या टैब को हॉरिजॉन्टल मोड पे रख लो, ईयरफोन को कान में डाल लो और पेन और पेपर लेकर तसल्ली से पढ़ाई करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो क्या देख रहे थे आज? हमको क्या प्रारंभ करना था? शुक्राणु जनन की प्रक्रिया। क्या देखनी थी हमको? शुक्राणु जनन की प्रक्रिया देखनी थी। ठीक है बच्चों, चलो अब एक सेकंड ध्यान देंगे शुक्राणु जनन के। ठीक है, शुक्राणु जनन बेटा टेस्ट का सिलेबस मैं मंडे को बता चुका हूं। मैंने एक पीडीएफ में भी डाल रखा है सिलेबस। सिलेबस क्या था मैंने बता रखा है? सेल स्ट्रक्चर और सेल डिवीजन, कोशिका की संरचना और कोशिका विभाजन आपके सिलेबस में है। जो मैंने क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, जो मैंने क्वेश्चन आपसे कल पूछा था उसको अपन अंत में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना बच्चों? जो क्वेश्चन मैंने आपको कल पूछा था उसको हम कल डिस्कस कर देंगे। ठीक है बच्चों, चलो अब आ जाओ एक बार। टेक्निकल टीम प्लीज चेक कीजिए, बच्चों कह रहे हैं आवाज का प्रॉब्लम है। हाँ बच्चों, ठीक है, अब एक मिनट ध्यान देंगे। हम आज कौन सी प्रक्रिया समझने जा रहे हैं? शुक्राणु जनन की प्रक्रिया समझने जा रहे हैं। क्या बात है, देवेंद्र जी ने सही जवाब दिया है। ठीक है, अब सुन लो, शुक्राणु जनन की प्रक्रिया अपन ने कल 3 बिंदु देखे थे। शुक्राणु जनन की प्रक्रिया कहां पर हो रही थी? शुक्राणु जनन की प्रक्रिया कहां पर हो रही थी? वृषण की शुक्र जनन नलिकाओं में हो रही थी। यह पहला बिंदु देखा था। दूसरा बिंदु क्या देखा था बच्चों? कि ये कब प्रारंभ होती है? किशोरावस्था, लैंगिक परिपक्वन या प्यूबर्टी। ठीक है, प्यूबर्टी आने पर प्रारंभ होती है। ठीक है, अच्छा एक चीज रखना बच्चों, जो भी नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऐप अभी अभी परचेज किया है कुछ दिनों में, तो पुराने सारे लेक्चर्स बेटा आपके लाइब्रेरी में उपस्थित हैं। ठीक है, आपके माई लाइब्रेरी में सारे के सारे पुराने लेक्चर्स उपलब्ध हैं, उनके वीडियोस भी उपलब्ध हैं और उनके पीडीएफ भी उपलब्ध हैं। तो प्लीज कृपया करके बेटे सारे बच्चों पुराने वाले वीडियोस और पीडीएफ आप देख लेना। ठीक है, चलो आ जाओ। तो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया हम ध्यान देंगे। शुक्राणु जनन की प्रक्रिया कहां से चालू होती है? बिल्कुल सही, किन कोशिकाओं से? नर जनन कोशिका से। ठीक है ना बच्चों, इनका गुणन स्तर हमको मालूम था 2n। तो हमने कल देखा था कि शुक्राणु जनन की जो प्रक्रिया है ना बच्चों, शुक्राणु जनन की जो प्रक्रिया है वो कब प्रारंभ हो रही है? नर जनन कोशिका से प्रारंभ होगी। ठीक है बच्चों, अब ध्यान देंगे इसमें पहली अवस्था। ठीक है, पहली अवस्था आपको ध्यान में रखनी है, क्या होती है? गुणन। तो पहली कौन सी अवस्था होगी बच्चों? गुणन। गुणन का मतलब है संख्या में वृद्धि होगी। ठीक है बच्चों, हम किसकी बात कर रहे हैं? नर जनन कोशिका। नर जनन कोशिका ही किसका प्रारंभ करेगी? शुक्राणु जनन का प्रारंभ करेगी। और नर जनन कोशिका में क्या होगा? गुणन। गुणन से क्या होगी? इनमें संख्या में वृद्धि होगी। क्या होगी भाई? गुणन के द्वारा इनमें संख्या में वृद्धि होगी और संख्या में वृद्धि करने पर ये वाला लूक है ये
हाँ बच्चों, आई होप, क्या ध्यान रखिए बच्चों, आपको ध्यान, अब मेरे ख्याल से आवाज सही आ रही होगी बच्चों। चलो ध्यान देंगे हम, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? शुक्राणु जनन की प्रक्रिया की, ठीक है। शुक्राणु जनन की जो प्रक्रिया है, ठीक है, शुक्राणु जनन की प्रक्रिया कहां से प्रारंभ होगी बच्चों? नर जनन कोशिका से। नर जनन कोशिका में गुणन होगा, गुणन से उनकी संख्या बढ़ेगी, और गुणन के कारण जब इनकी संख्या बढ़ेगी तो ये किसका निर्माण करेंगे बच्चों? स्पर्मेटोगोनिया का, ठीक है। याद रखना है, गुणन के द्वारा इनमें ये किसमें परिवर्तित होंगे? स्पर्मेटोगोनिया। तो नर जनन कोशिका जो है वो गुणन के द्वारा यानी विभाजन के द्वारा कौन सी कोशिकाओं का निर्माण करेगी? स्पर्मेटोगोनिया। सही बात बच्चों। अब क्या होगा इस स्पर्मेटोगोनिया में? इस स्पर्मेटोगोनिया में अब क्या होगा? वृद्धि। वृद्धि मतलब अब क्या होगी? ग्रोथ। मतलब स्पर्मेटोगोनिया का आकार बढ़ेगा। बेटा कल वाले क्वेश्चन की बात मैं अंत में करूंगा, ध्यान देंगे, है ना। मैं बता चुका हूं, कल जो मैंने प्रश्न पूछा था उसकी बात हम क्लास के अंत में करेंगे। चलो, स्पर्मेटोगोनिया में वृद्धि होगी। वृद्धि का मतलब इसके आकार में वृद्धि होगी, ठीक है। इसका आकार बढ़ेगा, और आकार बढ़ने पर ये किसमें परिवर्तित होंगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में। किसमें? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स को हिंदी में हम क्या कहते हैं बच्चों? प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं, ठीक है बच्चों। तो क्या हो रहा है, ध्यान देंगे भाई। नर जनन कोशिका है, नर जनन कोशिका में गुणन। गुणन कौन सा हुआ? माइटोसिस या समसूत्री विभाजन। गुणन के द्वारा ये स्पर्मेटोगोनिया में परिवर्तित हुए, और वृद्धि के द्वारा इनका आकार बढ़ गया, और आकार बढ़ने पर ये किसमें परिवर्तित हो गए? प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब क्या होगा? तीसरी अवस्था, ठीक है बच्चों। यहां पर तीसरी अवस्था जो होती है उसे हम कहते हैं मैच्योरेशन या परिपक्वन। और इस मैच्योरेशन या परिपक्वन में बच्चों क्या होगा? परिपक्वन का मतलब है इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन पहला होगा, और पहले अर्धसूत्री विभाजन के बाद क्या होंगी भाई? एन और एन। किसका निर्माण होगा? बिल्कुल सही, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स को हम किस नाम से जानते हैं बच्चों? द्वितीयक शुक्र कोशिकाएं। ठीक है बच्चों, क्या हुआ? ध्यान देंगे भाई। हमने प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स या प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं बना दी। प्राथमिक शुक्र कोशिकाओं में परिपक्वन होगा मतलब मियोसिस 1। मियोसिस 1 में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, याद है ना। मियोसिस फर्स्ट में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, एन और एन द्वितीय कोशिकाएं। अब एक सेकेंड, ठीक है बच्चों। अब ध्यान देंगे, फिर क्या रह गया? अब दूसरा मियोसिस सेकेंड होगा, ठीक है। यहां पर क्या होगा बच्चों? अब मियोसिस सेकेंड, और मियोसिस सेकेंड से क्या होंगी भाई? 4 अगुणित। यहां पे 2 और इससे 2, ये आपके पास 4 अगुणित। एक सेकेंड,
ठीक है बच्चों, अब देखेंगे क्या बात कर रहे हैं हम, ध्यान देंगे भाई। हम बात कर रहे हैं किस प्रक्रिया की? शुक्राणु जनन प्रक्रिया की बात हो रही है। ठीक है बच्चों, शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में, शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में आपको क्या ध्यान में रखना है? पहले तो 3 अवस्थाएं हमने देखी। सबसे पहले हमने प्रारंभ किसका किया? नर जनन कोशिका से प्रारंभ किया। नर जनन कोशिका में गुणन हुआ। किस प्रकार का गुणन है ये? समसूत्री विभाजन। इसलिए समसूत्री विभाजन के द्वारा किसका निर्माण हुआ? स्पर्मेटोगोनिया। सही बात। अब ये जो स्पर्मेटोगोनिया है इसमें वृद्धि होगी। क्या होगी बच्चों? वृद्धि होगी, मतलब इसका आकार बढ़ेगा, और आकार बढ़ने पर यह किसमें परिवर्तित होगी? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट या प्राथमिक शुक्र कोशिकाओं में। सही बात। अब वृद्धि के बाद तीसरी अवस्था क्या आएगी? परिपक्वन या मैच्योरेशन। सही बात। इस मैच्योरेशन में मियोसिस 1 और मियोसिस 2 होगा, यह हमको पता ही है। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बाद 4 अगुणित स्पर्मेटिड्स का निर्माण होगा। किसका बच्चों? 4 अगुणित स्पर्मेटिड्स का निर्माण हो रहा है। सही बात है। तो अब 1 सेकेंड, ठीक है बच्चों, 1 सेकेंड ध्यान देंगे। मैंने इसको थोड़ा सा राइट में कर रहा हूं, ये रहो। ठीक है बच्चों, तो अब क्या हुआ है? नेक्स्ट में देखूं क्या किया अभी तक अपन ने, ध्यान देंगे। हमने अभी तक नर जनन कोशिका को, है ना बच्चों, नर जनन कोशिका से जो 2n थी, नर जनन कोशिका से क्या निर्मित किए हैं? 1 2 3 4, ये 4 अगुणित क्या निर्मित हुए हैं? स्पर्मेटिड्स। ठीक है बच्चों, यही अपन ने बनाया है। अपन ने शुक्राणु जनन के द्वारा, ध्यान देंगे बच्चों, शुक्राणु जनन के द्वारा नर जनन कोशिका से क्या बना दिया है? स्पर्मेटिड्स। ठीक है, अब ध्यान देंगे, अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है? शुक्राणु जनन का जो अंतिम पद है, ध्यान देंगे, शुक्राणु जनन के अंतिम पद में, ठीक है, शुक्राणु जनन का जो अंतिम पद है बच्चों, ध्यान देंगे, उसे क्या कहेंगे? उसे कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। क्या कहते हैं बच्चों उसको? ठीक है, क्या है भाई? स्पर्मेटिड्स बन गई। शुक्राणु जनन का अंतिम पद मैंने यहां पर क्या लिखा है बच्चों? स्पर्मियोजेनेसिस। तो ध्यान रखना है, स्पर्मेटिड्स जो हैं वो अभी क्या हैं? अगतिशील हैं। ये जो स्पर्मेटिड्स है ना बच्चों, ये गोलाकार होते हैं और इनमें अभी फ्लैजिला नहीं बना है। तो क्या होगा? अब ध्यान देंगे, ये जो स्पर्मेटिड्स है इनमें स्पर्मियोजेनेसिस के बाद क्या होगा? स्पर्मियोजेनेसिस के बाद किसका निर्माण होगा? शुक्राणु का। शुक्राणु को हम अंग्रेजी में कहते हैं स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे भाई क्या बात हो रही है, सुन लो। अपन शुक्राणु जनन की प्रक्रिया पढ़ रहे थे। शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को 2 भागों में बांट देंगे। 2 भागों में कौन सा? जो पहला भाग है, पहले भाग में अपन ने क्या किया? नर जनन कोशिका से, पहले भाग में क्या किया बच्चों? नर जनन कोशिका से 4 अगुणित स्पर्मेटिड्स बना दिए। ठीक है, यह पहला भाग था। पहले भाग में नर जनन कोशिका से 4 अगुणित स्पर्मेटिड्स बना दिए। सही बात। अब अंतिम शुक्राणु जनन का जो अंतिम पद है, उस अंतिम पद को क्या कहेंगे?
स्पर्मियोजेनेसिस। शुक्राणु जनन के अंतिम पद को क्या कहेंगे? स्पर्मियोजेनेसिस। और स्पर्मियोजेनेसिस में क्या हो रहा है बच्चों? देखो, स्पर्मेटिड्स जो हैं, स्पर्मेटिड्स का रूपांतरण किसमें हो रहा है? शुक्राणु में या स्पर्मेटोजोआ में। तो क्या याद रखना है? अगतिशील यानी अगुणित स्पर्मेटिड्स का किसमें रूपांतरण बच्चों? शुक्राणु या स्पर्मेटोजोआ में रूपांतरण क्या कहलाता है? स्पर्मियोजेनेसिस कहलाएगा। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं क्या बच्चों? यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं? स्पर्मेटिड्स का। ठीक है, स्पर्मेटिड्स का किसमें? शुक्राणु या जिसको मैं कहता हूं स्पर्मेटोजोअन। तो स्पर्मेटिड्स का शुक्राणु या स्पर्मेटोजोअन में रूपांतरण, इसे ही क्या कहेंगे? इसे ही हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि स्पर्मियोजेनेसिस किसे कहते हैं। तो स्पर्मियोजेनेसिस शुक्राणु जनन की अंतिम अवस्था है। शुक्राणु जनन की अंतिम अवस्था कौन सी है? स्पर्मियोजेनेसिस। और इस स्पर्मियोजेनेसिस के माध्यम से जो स्पर्मेटिड्स हैं वो किसमें परिवर्तित या रूपांतरित होते हैं? शुक्राणुओं में होते हैं। इसमें क्या क्या परिवर्तन आते हैं भाई? देखो, स्पर्मेटिड्स जो है ना बच्चों, वो क्या होती है? गोलाकार होती है। वो गोलाकार होती है और उसमें पूंछ नहीं होती। तो जब स्पर्मेटिड्स का शुक्राणुओं में रूपांतरण होगा ना, जब शुक्राणु में रूपांतरण होगा तो एक तो वो क्या होंगी? वृत्ताकार, जो गोल थी उससे लंबी होना चालू होंगी। फिर गोल्जी कायज जो है वो एक्रोजोम का निर्माण करेगी, अभी अपन उसकी संरचना देखेंगे, और पूंछ का निर्माण होगा। ठीक है, तो ये सारे परिवर्तन किसमें देखने को मिलेंगे बच्चों? स्पर्मेटिड जब शुक्राणु में रूपांतरित होंगे। तिलक जी, स्पर्म को ही स्पर्मेटोजोआ कहते हैं। स्पर्मेटोजोआ का मतलब ही है एक मोटाइल शुक्राणु। ठीक है, ठीक है तिलक जी, अब आ जाओ तो ध्यान देंगे क्या किया अपन ने। एक सेकेंड में वापस शॉर्ट में लिख रहा हूं, ध्यान रखना। अपन ने किसकी प्रक्रिया देखी है बच्चों? शुक्राणु जनन की। कौन सी प्रक्रिया देखी है? शुक्राणु जनन की। कहां से चालू किया था मैंने कहा चालू करा था नर जनन कोशिका से, है ना? नर जनन कोशिका थी। फिर अपन ने क्या किया? इसका गुणन किया। इसमें क्या किया बच्चों? गुणन के द्वारा इसको किसमें परिवर्तित किया? स्पर्मेटोगोनिया में। ठीक है, फिर इसमें वृद्धि हुई। वृद्धि के बाद इसको किसमें परिवर्तित किया? प्राथमिक शुक्र कोशिकाओं में। फिर इसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ। पहला N और N, किसका निर्माण हुआ? द्वितीयक शुक्र कोशिकाओं का। और मियोसिस 2 के बाद, मियोसिस 2 के बाद क्या हो गया बच्चों? ये 4 अगुणित स्पर्मेटिड्स। क्या बन गई बच्चों? 4 अगुणित स्पर्मेटिड्स। और अंत में कौन सी प्रक्रिया? अंत में स्पर्मियोजेनेसिस प्रक्रिया के द्वारा क्या हो गया भाई? ये आपके पास किसका निर्माण हो गया? शुक्राणुओं का। ठीक है बच्चों, तो अपन ने कौन सी प्रक्रिया देख ली भाई? शुक्राणु जनन की। शुक्राणु में कौन सी संरचना होगी वो अपन बात करेंगे। ठीक है भाई, तो 2N नर जनन कोशिका से स्पर्मेटोगोनिया
क्वेश्चन हमेशा गुणन स्तर पे पूछे जाते हैं, याद रखना। कौन कौन सी द्विगुणित कोशिकाएं हैं, याद रखेंगे आप। नर जनन कोशिका द्विगुणित है, स्पर्मेटोगोनिया द्विगुणित है, प्राथमिक शुक्र कोशिका, ये तीनों क्या हैं, द्विगुणित। तो अगुणित कोशिकाएं कौन कौन सी हैं? अगुणित कोशिकाएं हैं द्वितीयक शुक्र कोशिकाएं, स्पर्मेटिड्स और शुक्राणु हैं। सही बच्चों, तो ये कौन सी प्रक्रिया देखी? शुक्राणु जनन। शुक्राणु जनन को अपन ने दो पद में विभेदित कर दिया। पहला पद तो नर जनन कोशिका से स्पर्मेटिड्स का निर्माण, और उसके बाद स्पर्मेटिड्स का किसमें रूपांतरण? शुक्राणुओं में। और स्पर्मेटिड्स का जब हम शुक्राणु में रूपांतरण करते हैं तो उसे क्या कहेंगे बच्चों? स्पर्मियोजेनेसिस कहेंगे। ठीक है, मियोसिस में क्रोमोसोम हाफ होते हैं सर, हुए ना बेटा? ये रहे 2n से गुणसूत्र क्या हो गए? n और n। कहां नहीं हुए? हो गए। ये रहा मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट में गुणसूत्रों की संख्या आधी कर दी बेटा, और ये है मियोसिस 2, उसमें गुणसूत्रों की संख्या सेम रहेगी। ठीक है बच्चों, तो ये कौन सी प्रक्रिया? यहां पर माइटोसिस है, जहां पर गुणन होता है ना, गुणन को क्या कहते हैं? माइटोसिस या समसूत्री विभाजन। और यहां पर क्या हो रही है? वृद्धि या ग्रोथ। ठीक है बच्चों, अब ध्यान देंगे। ठीक है, अब क्या ध्यान देंगे भाई? ये तो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया है। अब एक और प्रक्रिया आती है, ध्यान देंगे। ये जब आपके पास स्पर्मेटिड शुक्राणु, स्पर्मियोजेनेसिस हो गया, ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस की प्रक्रिया हो गई। अब ये जो शुक्राणु हैं, ये पोषण कहां से ग्रहण करेंगे भाई? ठीक है, ये जो शुक्राणु है ये पोषण कहां से ग्रहण करेंगे? ये पोषण ग्रहण करेंगे सर्टोली कोशिकाओं से, है ना? तो ये जो शुक्राणु हैं, इन शुक्राणु का जो क्या है, इन शुक्राणु का जो सर है वो सर्टोली कोशिकाओं में धसा रहता है ना? ये जो शुक्राणु हैं ये पोषण के लिए सर्टोली कोशिकाओं पे निर्भर हैं। तो ये जो शुक्राणु हैं ये अपने सिर को किस में धसा के रखते हैं? किस में धसा के रखते हैं? सर्टोली कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में धसा के रखते हैं, और उससे क्या लेते हैं? पोषण लेते हैं। सही बात है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या ध्यान में रखना है भाई? पोषण के लिए ध्यान देंगे। पोषण हेतु शुक्राणु जो है, शुक्राणु का जो सिर है वो कहां पर रहता है बच्चों? वो सर्टोली कोशिकाओं के, वो सर्टोली कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में धसा रहता है। ठीक है बच्चों, तो यह ध्यान रहेगा। पोषण के लिए जो शुक्राणु हैं वो हमको पता है किस पे रहते हैं बच्चों? सर्टोली कोशिकाओं में रहते हैं। तो पोषण हेतु शुक्राणु का सर जो है वो सर्टोली कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में धसा रहेगा। सही बात है, बिल्कुल। अब पोषण लेने के बाद सुन लो, पोषण लेने के बाद ये सर्टोली कोशिकाओं से बाहर निकलेंगे। अभी मैं डायग्राम से भी बता दूंगा, सुन लो क्या होगा भाई। सर्टोली कोशिकाओं से पोषण लेने के बाद ये क्या होंगे? क्या होंगे भाई? सर्टोली कोशिकाओं से बाहर निकलेंगे और किसमें? शुक्राणु जो सेमिनिफेरस नलिकाएं हैं उसके गुहा में प्रवेश करेंगे। ठीक है, अब देखो भाई मैं डायग्राम से समझा रहा हूं, ध्यान देंगे। ठीक है, 1 मिनट ध्यान देंगे, पूरी संरचना। ठीक है बच्चों, अब 1 सेकेंड ध्यान देंगे। ये मैंने कह दिया, ये क्या है? सेमिनिफेरस, जो मैं 1 मिनट हिंदी में लिख देता हूं।
ठीक है बच्चों, अब 1 मिनट ध्यान देंगे क्या बनाया है मैंने। ये मान लेते हैं मेरे पास ये मैंने पूरी एक संरचना किसकी बनाई है, शुक्र जनन नलिका की। ठीक है ना बच्चों, ये जो पूरी संरचना है ये किसकी है, एक शुक्र जनन नलिका की है। तो ये शुक्र जनन की क्या होती है, जो परत है जिसे आप ट्यूनिका प्रोप्रिया कह सकते हो, बेसल लैमिला कह सकते हो, है ना भाई। ये जो शुक्र जनन नलिका है, ये शुक्र जनन नलिका की जो परत है वो क्या है, बेसल लैमिना। ठीक है, अब देखो ये जो मैंने काले जो लेबल किए हैं, ये जो काला मैं आपको बता रहा हूं, ये काला क्या है बच्चों, सरटोली कोशिकाएं हैं। ठीक है, ये जो ब्लैक पोर्शन मैंने शेड किया है ये क्या है, सरटोली कोशिकाएं। सही बात। जर्म कोशिकाएं जो हैं वो जर्म कोशिकाएं या जनन कोशिकाएं किसमें विकसित हो गई, स्पर्मेटोगोनिया में। जनन कोशिका किसमें विकसित हो गई, गुणन के द्वारा, स्पर्मेटोगोनिया। फिर स्पर्मेटोगोनिया से वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट यानी प्राथमिक शुक्र कोशिका, प्राथमिक शुक्र कोशिका से किसमें परिवर्तित हो गई, द्वितीयक शुक्र कोशिका, द्वितीयक शुक्र कोशिका से किसमें परिवर्तित हो गई, स्पर्मेटिड्स, और स्पर्मेटिड्स किसमें परिवर्तित हो गए, शुक्राणु। और ये देखो ये शुक्राणु का जो सर है, इधर ध्यान देंगे, शुक्राणु का जो सर है वो किसमें धसा हुआ है बच्चों, सरटोली कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में धसा हुआ है। ये देखो इस डायग्राम में स्पष्ट है ना कि जो शुक्राणु है वो पोषण कहां से ले रहे हैं बच्चों, सरटोली कोशिकाओं से ले रहे हैं। सही बात। और शुक्राणुओं का जो सर है वो किसमें धसा हुआ है, किसमें धसा हुआ है, सरटोली कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में। सही बात है। अब जब ये पोषण पूरा ले लेंगे, जब ये सरटोली कोशिकाओं से पोषण ले लेंगे तो क्या होगा भाई, ये शुक्राणु सरटोली कोशिकाएं से निकलेंगे और शुक्र जनन नलिकाओं के गुहा में स्थानांतरित हो जाएंगे। सही बात भाई। त्रिलोक जी, स्पर्मेटोगोनिया किससे डेवलप होता है, मैंने बताया नर जनन कोशिका से। नर जनन कोशिका से ही तो किसका विकास होगा, स्पर्मेटोगोनिया का। तो अब सुन लो क्या हो रहा है, ये जो शुक्राणु हैं, शुक्राणु पोषण लेने के बाद, पोषण ग्रहण करने के बाद सरटोली कोशिकाओं से बाहर निकल जाएंगे और बाहर निकल के कहां पर स्थानांतरित होंगे, शुक्र जनन नलिका की केंद्रीय गुहा में स्थानांतरित हो जाएंगे। क्या होगा भाई, ध्यान दो क्या बता रहा हूं। अब शुक्राणु जो है, शुक्राणुओं का जो सरटोली कोशिकाओं से कहां की ओर स्थानांतरण, शुक्र जनन नलिका की केंद्रीय गुहा की ओर स्थानांतरण। ये जो प्रक्रिया है ध्यान देंगे किसकी भाई, जो शुक्राणु है, शुक्राणु सरटोली कोशिकाओं से, है ना, शुक्राणु जो है वो सरटोली कोशिकाओं से निकलकर कहां पर आ जाएंगे, शुक्र जनन नलिका की केंद्रीय गुहा में स्थानांतरित हो जाएंगे। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, स्पर्मिएशन। इसी प्रक्रिया को बच्चों क्या कहते हैं, स्पर्मिएशन कहते हैं। तो एक नई प्रक्रिया आई है जिसे क्या कहा जाता है, स्पर्मिएशन। तो सुन लेना, स्पर्मिएशन क्या करती हैं। हां बेटा, सरटोली कोशिकाएं ही भोजन प्रदान करती हैं प्रशांत जी। तो स्पर्मिएशन प्रक्रिया का मतलब क्या है बच्चों, स्पर्मिएशन प्रक्रिया में जो शुक्राणु हैं वो सरटोली कोशिकाओं से निकलकर, शुक्राणु सरटोली कोशिकाओं से निकलकर, तो शुक्राणु का सरटोली कोशिकाओं से निकलकर शुक्र जनन की केंद्रीय गुहा में स्थानांतरण क्या कहलाएगा बच्चों, स्पर्मिएशन कहलाएगा। ठीक है, क्या हुआ, इधर ध्यान देंगे। ये मेरे पास ध्यान देंगे, ये अगर मेरे पास एक शुक्र जनन नलिका है,
ठीक है, ये मैंने आपके लिए क्या बना दी, शुक्र जनन नलिका। सही बात है, इस शुक्र जनन नलिका में ठीक है बच्चों, ये शुक्र जनन नलिका थी। ये हमारे पास क्या है, सरटोली कोशिकाएं। और ये वाला भाग जो है, ये मैंने कह दिया क्या है, केंद्रीय गुहा। ठीक है, और इस केंद्रीय गुहा से आगे अपन बात करेंगे। ठीक है, तो क्या हो गया भाई, ये मेरे पास क्या है, शुक्राणु। सही बात है बच्चों। तो अब क्या हो गया भाई, ये जो शुक्राणु हैं, ये शुक्राणु पोषण किससे लेंगे, सरटोली कोशिकाओं से। और जब ये सरटोली कोशिकाओं से पोषण ले लेंगे, लेने के बाद वो कहां की ओर स्थानांतरित होंगे, सरटोली कोशिकाओं से निकलकर कहां की ओर गमन या स्थानांतरण दर्शाएंगे, केंद्रीय गुहा में। और इसी प्रक्रिया को क्या कहेंगे, इसी प्रक्रिया को क्या कहेंगे, स्पर्मिएशन कहेंगे। ठीक है, तो आपको मैंने क्या बता दिया बच्चों, यहां पर देख लो क्या होगा भाई, हम कौन सी प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, स्पर्मिएशन की। किसकी प्रक्रिया की बात हो रही है, स्पर्मिएशन प्रक्रिया। स्पर्मिएशन प्रक्रिया का मतलब है शुक्राणुओं का, है ना बच्चों, शुक्राणुओं का क्या, शुक्राणुओं का सरटोली कोशिका से, है ना, शुक्राणुओं का सरटोली कोशिकाओं से कहां की ओर, केंद्रीय गुहा की ओर स्थानांतरण। इसी प्रक्रिया को अपन क्या कहेंगे, स्पर्मिएशन कहेंगे। ठीक है बच्चों, प्रियंका जी, सरटोली कोशिकाओं का कार्य अपन ने कल वाली क्लास में देखा था। ठीक है, सरटोली कोशिकाएं जो हैं वो बहुत सारे कार्य करती हैं, कल मैंने बताया था कल वाली क्लास में। शुक्राणुओं को पोषण प्रदान कर रही हैं, वो अपन ने कार्य देख लिया था। और क्या देखा था, इन्हिबिन हार्मोन का स्थावन। ठीक है साक्षी जी, स्पर्मेटोलियोसिस और स्पर्मियोजेनेसिस एक ही प्रक्रिया है। स्पर्मियोजेनेसिस को ही स्पर्मेटोलियोसिस भी कहते हैं। जो स्पर्मियोजेनेसिस हमने देखा था, स्पर्मियोजेनेसिस को ही क्या कहा जाता है, स्पर्मेटोलियोसिस। ठीक है, तो अब मैं एक फाइनल चार्ट बना रहा हूं, ध्यान देंगे क्या पढ़ा है अपन ने, इधर ध्यान देंगे। ये मेरे पास नर जनन कोशिका है। ठीक है बच्चों, क्या है, नर जनन कोशिका। सही बात, अपन ने सबसे पहले नर जनन कोशिका से किसका निर्माण किया, नर जनन कोशिका से मैंने किसका निर्माण किया, स्पर्मेटिड्स का। सही बात, नर जनन कोशिका से किसका निर्माण हुआ, स्पर्मेटिड्स का। स्पर्मेटिड्स से अपन ने किसका निर्माण किया, शुक्राणुओं का। सही बच्चों, यही किया अपन ने। ठीक है, इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, शुक्राणु जनन। पूरी प्रक्रिया को अपन ने क्या नाम दे दिया, शुक्राणु जनन। इस प्रक्रिया को, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, स्पर्मियोजेनेसिस, या इसे और क्या कह सकते हो, स्पर्मेटोलियोसिस। इसको आप स्पर्मियोजेनेसिस भी कह सकते हो, स्पर्मेटोलियोसिस भी कह सकते हो। फिर फाइनली
ये जो शुक्राणु है, ये शुक्राणु किससे पोषण ग्रहण करेंगे? सर्टोली कोशिकाओं से पोषण ग्रहण करेंगे। और पोषण ग्रहण करने के बाद क्या करेंगे? शुक्र जनन नलिका के केंद्रीय गुहा में स्थानांतरित होंगे और इसे ठीक है, और इसी प्रक्रिया को, इस प्रक्रिया को यानी पोषण लेने के बाद शुक्र जनन नलिका के केंद्रीय गुहा में स्थानांतरण होगा। सही बात। और इस प्रक्रिया को मैं क्या नाम दे दूंगा? स्पर्मिएशन। ठीक है बच्चों, अब क्लियर है बिल्कुल चीज? सब ध्यान देंगे। वापस क्या कर रहे हैं? नर जनन कोशिका से अपन ने स्पर्मेटिड्स बनाई, स्पर्मेटिड से शुक्राणु बनाए। तो नर जनन कोशिका से शुक्राणु का निर्माण, इस पूरी प्रक्रिया को तो मैंने शुक्राणु जनन कह दिया। सही बात। फिर जो शुक्राणु हैं वो अपना पोषण कहां से लेंगे? सर्टोली कोशिकाओं से लेंगे। सर्टोली कोशिकाओं से पोषण लेने के बाद वो सर्टोली कोशिकाओं से निकलकर कहां पर आ जाएंगे? शुक्र जनन नलिका के केंद्रीय गुहा में स्थानांतरित हो जाएंगे और उसे क्या कहेंगे? स्पर्मिएशन। ठीक है सुभाष जी, स्पर्मेटिड्स अयुग्मित होते हैं तो नर युग्मक की तरह कार्य क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते सुभाष जी? क्योंकि उनमें एक्रोसोम भी नहीं होता, उनमें पूंछ भी नहीं होती। तो स्पर्मेटिड्स में ना तो एक्रोसोम है ना ही पूंछ है, इसलिए वो युग्मक के रूप में कार्य नहीं कर सकती। ठीक है बच्चों, क्लियर थी चीज? अब सुन लो। ठीक है, अब शुक्राणु की संरचना समझने से पहले 1 मिनट ध्यान देंगे। शुक्राणु गतिशील होंगे बच्चों, लेकिन शुक्राणु की गतिशीलता अधिवृषण या एपिडाइडमिस में आएगी। एक चीज समझ लो, जब एक बच्चा पैदा होता है तो बच्चे में पैर आ जाते हैं। ठीक है, बच्चे में पैर लगे होते हैं, लेकिन वो चलना बाद में सीखता है ना? बच्चे में पैर होते हैं लेकिन वो चलना बाद में सीखता है। तो शुक्राणु में पैर मतलब फ्लैजिला तो लग गया, शुक्राणु में फ्लैजिला तो लग गया, लेकिन उसने चलना कहां सीखा? उसने गतिशीलता कहां पे गेन की? अधिवृषण या एपिडाइडमिस। याद है मैंने कल बताया था। सुन लो भाई, शुक्राणु के पैर कहां लग गए? ठीक है, शुक्राणु के पैर कहां लग गए बच्चों? पैर लग गए स्पर्मियोजेनेसिस के द्वारा, उसकी पूंछ लग गई, लेकिन पूंछ से उसने चलना कब सीखा? एपिडाइडमिस या अधिवृषण में चलना सीखा। ठीक है भाई, चलो अब ध्यान देंगे। अब ध्यान में यहां पर अब जो टॉपिक मैं बता रहा हूं ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट है। अब शुक्राणु जनन का नियमन। ठीक है बच्चों, अब किसकी बात करने वाले हैं हम भाई? शुक्राणु जनन का हार्मोनल नियमन। किस प्रकार हार्मोन्स जो हैं वो शुक्राणु जनन को पूर्ण रूप से नियमित करते हैं। ठीक है बच्चों, अब ध्यान देंगे। एक बार मैं चार्ट बना रहा हूं, फिर ध्यान से समझाऊंगा। ठीक है भाई, 1 मिनट। नियमन, ठीक है। अब जिन बच्चों ने मानव कार्य की पता है उनको पता होगा हाइपोथैलेमस। 1 सेकेंड।
ठीक है बच्चों, अब 1 मिनट ध्यान देंगे। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? जो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया अभी अपन ने समझी, वो हार्मोन्स के द्वारा नियमित होती है। ठीक है, जो ये शुक्राणु जनन की प्रक्रिया है, एक शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को पूरा होने में 70 से 75 दिन लेते हैं। ठीक है, एक शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को पूरा होने में लगभग 70 से 75 दिनों का समय लगता है, और इसका नियमन आपको ध्यान में रखना है। अब देखो, हार्मोन्स की बात करें तो इसकी शुरुआत या प्रारंभ कहां से होता है? हाइपोथैलेमस, है ना। शुक्राणु जनन का जो नियमन है वो कहां से प्रारंभ होगा? हाइपोथैलेमस से। ठीक है, हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का हिस्सा है। हाइपोथैलेमस से किस प्रकार के हार्मोन्स का स्रावन होता है? GnRH। GN का मतलब है गोनैडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, है ना। हम अंग्रेजी में जनद को क्या कहते हैं? गोनैड्स। ये जो वृषण और अंडाशय हैं, ये क्या होते हैं बच्चों? जनद। और जनद पर कार्य करने वाले हार्मोन्स गोनैडोट्रोपिन्स होते हैं। तो हाइपोथैलेमस से किसका स्रावन होगा बच्चों? हाइपोथैलेमस से गोनैडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स का स्रावन होता है। RH का मतलब क्या है बच्चों? रिलीजिंग हार्मोन। जब हम हार्मोन्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें ये सब आएंगे, बट क्या याद रखना है? हाइपोथैलेमस से किसका स्रावन होता है? GnRH या गोनैडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का स्रावन होगा स्रावन। ये किस पे काम करेंगे? अग्र पीयूष ग्रंथि को उत्तेजित करेंगे। ठीक है, हाइपोथैलेमस जो है वो गोनैडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इन हार्मोन के माध्यम से अग्र पीयूष ग्रंथि को उत्तेजित करेगा। उठ काम कर। तो जैसे ही GnRH हार्मोन्स अग्र पीयूष ग्रंथि पर पहुंचेंगे, वो अग्र पीयूष ग्रंथि से 2 हार्मोन्स को स्रावित करवाएंगे। अग्र पीयूष ग्रंथि से कौन से 2 हार्मोन स्रावित होंगे बच्चों? LH और FSH, है ना। अग्र पीयूष ग्रंथि से कितने हार्मोन्स का स्रावन होगा? 2, LH और FSH। LH को ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन कहते हैं और FSH को फॉलिक्यूलर स्टिम्युलेटिंग हार्मोन कहते हैं। ठीक है, तो अग्र पीयूष ग्रंथि कितने हार्मोन्स का स्रावन करेगी भाई? 2, LH का भी, FSH का भी। LH अलग कार्य करेगा, FSH अलग कार्य करेगा। LH अपना प्रभाव किस पे दर्शाएगा? लेडिक कोशिकाओं पर। LH अपना प्रभाव किस पे दर्शाएगा बच्चों? लेडिक कोशिकाओं पर दर्शाएगा। और लेडिक कोशिकाएं किसका स्रावन करेंगी भाई? हमको पता है लेडिक कोशिकाएं किसका स्रावन करती हैं? लैंगिक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, है ना। और ये टेस्टोस्टेरोन ही किसका नियमन करेगा? शुक्राणु जनन का। इसका मतलब ये नीट का प्रश्न है, सुन लेना, कि लेडिक कोशिकाएं किसके कहने पर, लेडिक कोशिकाएं किसके प्रभाव में या किसके कहने पर टेस्टोस्टेरोन का स्रावन कर रही है? किसके कहने पर टेस्टोस्टेरोन का स्रावन कर रही है? बिल्कुल सही, LH के कहने पर, है ना। ललित जी, LH को ही ICSH कहते हैं बेटा, इंटरस्टिशियल सेल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। हार्मोन्स में बताऊंगा बच्चों। ठीक है, तो LH के प्रभाव में ही, LH के कहने पर ही लेडिक कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन का स्रावन करेंगी और वो शुक्राणु जनन का नियमन करेगा। फिर दूसरा FSH है। LH तो अपना प्रभाव किस पे दर्शा रहा है? लेडिक कोशिकाओं पर। FSH अपना प्रभाव किस पे दर्शाएगा? सर्टोली कोशिकाओं पर। ठीक है, FSH अपना प्रभाव किस पे दर्शाएगा? सर्टोली कोशिकाओं पर दर्शाएगा। अब FSH के प्रभाव में सर्टोली कोशिकाएं बहुत सारे काम करेगी, एक एक करके। सबसे पहले सर्टोली कोशिकाएं जो हैं वो वृद्धि कारक यानी पोषक तत्वों का स्रावन करेगी, और वो पोषक तत्व या वृद्धि कारक जो हैं वो किसका नियमन करेंगे? स्पर्मियोजेनेसिस का नियमन करेंगे। नियमन का मतलब है नियंत्रण भाई, नियमन का मतलब नियंत्रण है। तो स्पर्मियोजेनेसिस का नियमन कौन करेगा? सर्टोली कोशिकाएं, पहली चीज। दूसरा, सर्टोली कोशिकाएं दूसरा काम क्या करेंगी? एक प्रोटीन का स्रावन करेंगी
ABP किसका स्त्रावन करेंगी भाई? ABP या एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ये क्या करता है सुनो, ये जो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन है ये टेस्टोस्टेरॉन को शुक्र जनन नलिकाओं में सांद्र कर देता है। सांद्र क्यों कर देता है? ताकि वो बेहतर रूप से कार्य कर सके। तो इसका नाम ही क्या है? एंड्रोजन को पकड़ के रखने वाला प्रोटीन। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन मतलब एंड्रोजन को पकड़ के रखने वाला प्रोटीन। ये टेस्टोस्टेरॉन को यानी एंड्रोजन को सेमिनिफेरस नलिकाओं में ही पकड़ के रखता है ताकि वो काम कर सके। और तीसरा हार्मोन कौन सा है? इन्हिबिन। ठीक है, ये जो इन्हिबिन हार्मोन है, अब ध्यान देंगे, ठीक है बच्चों, ये जो इन्हिबिन हार्मोन है ये किसका संदमन करता है? FSH का। हमने कल देखा था ना कि इन्हिबिन, ठीक है बच्चों, मैंने इन्हिबिन का क्या बताया था भाई? इन्हिबिन हार्मोन जो है वो किसको संदमित करेगा? FSH को। ठीक है, तो सुनो मैंने क्या बताया, शांति से वापस सुनेंगे। हम शुक्राणु जनन का नियमन समझ रहे हैं, तो कैसे याद रखोगे? शुक्राणु जनन के नियमन की शुरुआत कहां से होगी? हाइपोथैलेमस से। ठीक है, चालू कहां से शुरुआत होगी? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या फेंकेगा? GnRH। हाइपोथैलेमस ने क्या फेंका? GnRH हार्मोन्स फेंके GnRH हार्मोन्स। तो वो किस पे जाके लगे? अग्र पीयूष ग्रंथि। तो अग्र पीयूष ग्रंथि जो है वो उसके प्रभाव में दो हार्मोन्स फेंकेगी। अग्र पीयूष ग्रंथि दो हार्मोन्स फेंकेगी। क्या? एक LH और एक FSH, है ना। अग्र पीयूष ग्रंथि से दो हार्मोन्स निकलेंगे, LH और FSH। LH किस पे काम कर रहे हैं? LH किस पे काम कर रहा है? लेडिक कोशिकाओं पर। FSH किस पे काम करेगा? सर्टोली कोशिकाओं पर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। क्या है भाई? LH लेडिक, LL याद रखना भाई, LL तो याद हो जाएगा। L मतलब लेडिक कोशिकाएं, L मतलब ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। तो LH हार्मोन किस पे कार्य करेगा? लेडिक कोशिकाओं पर। और लेडिक कोशिकाएं किसका स्त्रावन करेंगी भाई? टेस्टोस्टेरॉन का। और टेस्टोस्टेरॉन किसका नियमन करेगा भाई? शुक्राणु जनन का नियमन करेगा। फिर FSH जो है, FSH किस पे काम करेंगी? सर्टोली कोशिकाओं पर। कैसे याद रखोगे? FS, S आते ही सर्टोली कोशिकाएं, है ना भाई। याद रखना, LH किस पे काम करेगा? FSH किस पे काम करेगा? अगर भूल जाओ तो LL याद रखना। LH लेडिक कोशिकाओं पर काम करेगा और FSS आते ही सर्टोली कोशिकाओं पर काम करेगा। अब सुन लो, सर्टोली कोशिकाएं वृद्धि कारक या पोषण तत्व है। सर्टोली कोशिकाएं वृद्धि कारक या पोषण के माध्यम से किसका नियमन करेंगी? स्पर्मियोजेनेसिस का। और एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का स्त्रावन करेंगी जो शुक्राणु जनन के लिए एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरॉन को संचित रखेगा। और इन्हिबिन हार्मोन का, है ना भाई, इन्हिबिन हार्मोन का स्त्रावन करेगी। संदमन का मतलब है बेटा उसको रोक देता है। आप हिंदी मीडियम के बच्चे हो बेटा, संदमन का मतलब नहीं मालूम? संदमन का मतलब रोक देना, उसके क्रिया को या कार्य को बंद कर देना। ठीक है, संदमन का मतलब होता है कार्य को बंद कर देना। ठीक है बच्चों, तो इन्हिबिन जो है वो किसको संदमित करेगा? FSH हार्मोन को। ठीक है, फुल फॉर्म FSH का होता है पुत्तकीय प्रेरण हार्मोन या फॉलिक्यूलर स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। ठीक है, इन्हिबिन FSH को क्यों इनहिबिट करेगा बेटा? अगर FSH का स्तर जरूरत से ज्यादा बढ़ जाएगा तब इन्हिबिन FSH के स्तर को कम करेगा। FSH को वो कम या संदमित कब करेगा? जब FSH का स्तर बढ़ जाएगा। यहां पर मैंने MIS मुलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंसेस क्यों नहीं बताया त्रिलोक जी? क्योंकि वो भ्रूणीय अवस्था में निकलता है। सुन लेना त्रिलोक जी, इसलिए नहीं बताया अभी। यहां पर मैंने MIS क्यों नहीं लिखाया? क्योंकि आपको पता होना चाहिए त्रिलोक जी, MIS का स्त्रावन भ्रूणीय अवस्था में होगा।
तो जब मैं भ्रौणिकी बताऊंगा उसमें MIS का मतलब बताऊंगा। ठीक है त्रिलोक जी, अभी सामान्य अवस्था में MIS नहीं बनता। ठीक है भाई। हाँ बेटा, सेमिनल प्लाज्मा में कैल्शियम भी प्रेजेंट होगा अर्पिता जी। सेमिनल प्लाज्मा जो अपन ने कल पढ़ा था उसमें खनिज कैल्शियम होगा। ठीक है, क्लियर चीज बिल्कुल। अपन ने शुक्राणु जनन का नियमन देख लिया है। अब ध्यान देंगे हम किसकी बात करेंगे बच्चों, शुक्राणु की संरचना की। ठीक है बच्चों, अब किसकी बात हम करेंगे, शुक्राणु की संरचना की बात करेंगे। ठीक है भाई, ध्यान देंगे अब। ठीक है बच्चों, चलो आप ध्यान देंगे भाई प्लीज। अब इधर बात करेंगे हम, किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, शुक्राणु की संरचना की। समझ लेंगे क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूं। सबसे पहले मानव में जो शुक्राणु की बात कर रहे हैं, ठीक है, मानव में जो शुक्राणु की संरचना है उसको हम 3 मुख्य भागों में विभेदित कर सकते हैं, है ना। शुक्राणु की मुख्य संरचना में आपको क्या मिलेगा, एक तो सर मिलेगा, सर के साथ क्या मिलेगा, मध्य भाग, और क्या मिलेगी, पूंछ। ठीक है बच्चों, तो क्या बात हो रही है, शुक्राणु की संरचना में क्या मिलेगा, सर, सर के साथ मध्य भाग और पूंछ। सही बात। अब ध्यान देंगे क्या क्या है सर वाले भाग में। सर वाले भाग में आपको सबसे पहली संरचना क्या ध्यान में रखनी है, एक्रोसोम, है ना भाई। सबसे पहली चीज जो आपको सर वाले भाग में ध्यान रखनी है, एक्रोसोम। और ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा हमारे पास क्या है, यह है हमारे पास केंद्रक। केंद्रक जिसमें क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थ होता है। ठीक है बच्चों, तो क्या पे ध्यान रख रहे हैं हम लोग, ध्यान देंगे। ठीक है बच्चों, किसकी बात हो रही है, हम लोग शुक्राणु की संरचना की बात कर रहे हैं। ठीक है, शुक्राणु की संरचना में सबसे पहले किसकी बात हो रही है, सर की। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, उसके हेड की या सर की। ठीक है, हेड में आपको क्या चीजें याद रखनी है, उसमें 2 प्रमुख चीजें आपको ध्यान में रखनी है, एक्रोसोम और केंद्रक। ठीक है, अब एक एक करके ध्यान देंगे। सबसे पहले एक्रोसोम के बारे में बात करें तो एक्रोसोम के बारे में आप 2 बिंदु याद रखेंगे। सबसे पहले एक्रोसोम का निर्माण कौन करेगा, तो एक्रोसोम का निर्माण तो गोल्जी काय करती है। ठीक है, एक्रोसोम का निर्माण किसके द्वारा होगा बच्चों, गोल्जी काय के द्वारा होगा। ठीक है बच्चों, तो एक्रोसोम का निर्माण कौन करता है, गोल्जी काय करेगी, पहली चीज। दूसरी चीज याद रखनी है, एक्रोसोम खुद क्या है भाई, एक्रोसोम का निर्माण तो कौन कर रहा है, गोल्जी काय, लेकिन एक्रोसोम स्वयं क्या है,
तो आपको पता होना चाहिए एक्रोसोम स्वयं जो है वो एक बड़ा लाइसोसोम है। तो एक्रोसोम खुद क्या है? एक्रोसोम एक बड़ा लाइसोसोम होता है। ठीक है बच्चों, तो एक्रोसोम के बारे में दो चीजें मैंने आपको बता दी। पहली चीज, एक्रोसोम का निर्माण कौन कर रहा है? एक्रोसोम का निर्माण गोल्जी काय कर रही है। दूसरा, एक्रोसोम है क्या? एक बड़ा लाइसोसोम है। सही बात। अब अगर ये लाइसोसोम है, अगर ये एक बड़ा लाइसोसोम है, इसका मतलब इसमें कौन सी एंजाइम्स होंगी? जल अपघट्य एंजाइम्स होती हैं। इसमें क्या पाई जाती हैं बच्चों? बिल्कुल सही, इसमें जल अपघट्य एंजाइम्स पाई जाएंगी। और उन जल अपघट्य एंजाइम्स को हम क्या कहते हैं? स्पर्म लाइसेंस। तो एक्रोसोम एक बड़ा लाइसोसोम होता है, एक बड़ा लाइसोसोम है जिसका निर्माण कौन करता है? गोल्जी काय। और इसमें क्या पाई जाती हैं? जल अपघट्य एंजाइम्स पाई जाती हैं। और जल अपघट्य एंजाइम्स को क्या कहते हैं? स्पर्म लाइसेंस कहते हैं। सही। आगे हम देखेंगे इसका काम क्या है। यही स्पर्म लाइसेंस या जल अपघट्य जो एंजाइम्स हैं, यही अंड कोशिका को भेदने में कार्य करती हैं, है ना। अंड कोशिका हम पढ़ेंगे, अंड कोशिका के बाहर झिल्लियां होती हैं। तो अंड कोशिका की झिल्ली को घोलना और शुक्राणु को अंड कोशिका में प्रवेश करवाना यानी भेदना किसका काम होता है? एक्रोसोम का। इसका मतलब प्रश्न आता है कि यदि आप शुक्राणु से एक्रोसोम को हटा दो, यदि आप शुक्राणु के एक्रोसोम को हटा दो, तो वो अंड कोशिका को भेद ही नहीं पाएगा। वो अंड कोशिका को क्यों नहीं भेद पाएगा भाई? क्योंकि वो अंड कोशिका की झिल्ली को घोल ही नहीं पाता है। तो एक्रोसोम जो है उसमें जल अपघट्य एंजाइम्स होती हैं या स्पर्म लाइसेंस होती हैं, जो अंड कोशिका की झिल्ली को घोलती हैं और अंड कोशिका को या शुक्राणु को अंड कोशिका के भीतर प्रवेश करने में मदद करती है। ठीक है। गोल्जी काय एक्रोसोम का निर्माण कैसे करता है, वो पूरी क्रियाविधि पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो नीट के सिलेबस का हिस्सा नहीं है, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में नहीं है। ठीक है बच्चों, सुन लेना। जो गोल्जी काय है, गोल्जी काय किस प्रकार एक्रोसोम का निर्माण करती है, इसकी क्रियाविधि पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्लियर। तो याद रखना है, गोल्जी काय से बनेगी, लाइसोसोम है और जल अपघट्य एंजाइम्स है जो किसमें क्या होंगी? जो शुक्राणु को अंड कोशिका में भेदने में सहायक होगी। सही बात है। केंद्रक हमको पता ही है, केंद्र में आपको क्या मिलेगा? आनुवांशिक पदार्थ या डीएनए मिलता है। सही बात है। अब सर और मध्य भाग जो है शुक्राणु का, ध्यान देंगे, जो शुक्राणु का सर और मध्य भाग है उसके बीच में छोटी सी क्या होती है? ग्रीवा या नेक होती है। ठीक है। तो अब ध्यान देंगे, पहले तो मैं एक्रोसोम का कार्य बता रहा हूं, ध्यान देंगे। तो एक्रोसोम का कार्य आपको क्या ध्यान में रखना है? एक्रोसोम का कार्य का मतलब है यह या इसमें इसकी जो जल अपघट्य एंजाइम्स हैं, इसकी जल अपघट्य एंजाइम्स जो हैं अंड कोशिका की झिल्ली को भेद कर, इसकी जो जल अपघट्य एंजाइम्स हैं वो अंड कोशिका की झिल्ली को घोलकर, इनफैक्ट एक सेकेंड, को घोलकर शुक्राणु को
अंड कोशिका भेदने या प्रवेश में कार्य करती है। ठीक है बच्चों, तो क्या ध्यान देंगे, एक्रोसोम का कार्य मैंने यहां पर लिख दिया है कि इसकी जो जल अपघट्य एंजाइम्स हैं वो अंड कोशिका की झिल्ली को घोलकर शुक्राणु को अंड कोशिका भेदने में या प्रवेश करने में कार्य करती है। ठीक है भाई, क्लियर है चीज। अब आ जाओ, तो एक्रोसोम देख लिया, केंद्रक देख लिया, कौन सा भाग देख लिया, सर वाला। ठीक है, अब सर के बाद कौन सा भाग आता है, छोटा सा नेक वाला हिस्सा। कौन सा हिस्सा आता है बच्चों, नेक्स्ट जो आता है वो शुक्राणु में नेक वाला भाग आता है। गर्दन होती है छोटी। अब जो शुक्राणु की छोटी सी गर्दन है, ठीक है, शुक्राणु की जो छोटी सी गर्दन है ना, वो क्या है, जो छोटी सी गर्दन है उसमें क्या है भाई, उसमें आपको ध्यान रखना है दो, एक समीपस्थ एवं दूरस्थ केंद्रिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है, समीपस्थ व दूरस्थ जो है वो तारक केंद्र पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो जो शुक्राणु की क्या है, शुक्राणु जो है उसका जो नेक का भाग है, गर्दन का, वो गर्दन का भाग जो है उसमें क्या मिलती हैं, समीपस्थ और दूरस्थ तारक केंद्र मिलती हैं। तारक केंद्र यानी सेंट्रियोल्स। तो दो सेंट्रियोल्स किसमें मिलेंगे, नेक वाले भाग में समीपस्थ और दूरस्थ तारक केंद्र मिलेंगे। अब ये काम किसमें करेंगे, आगे पढ़ेंगे। देखो, समीपस्थ तारक केंद्र अलग काम करेगा और दूरस्थ तारक केंद्र अलग काम करेगा। ठीक है, यहां पर मैं पॉइंट लिख रहा हूं, आगे समझ आएगा। जो समीपस्थ तारक केंद्र है, समीपस्थ तारक केंद्र है बच्चों, वो हम पढ़ेंगे किसमें कार्य करेगा, विदलन में कार्य करेगा। ठीक है, और जो दूरस्थ तारक केंद्र है वो किसके निर्माण में काम करेगा, पूंछ के निर्माण में कार्य करेगा। तो ध्यान रखेंगे, आपके पास दो तरह के तारक केंद्र होते हैं। ठीक है, जो एक्रोसोम है, जो अपने पास शुक्राणु की संरचना है, शुक्राणु की संरचना में सर वाला भाग देखा, सर वाले भाग में तो एक्रोसोम और केंद्रक दो चीजें ध्यान में रखनी है। अब जो गर्दन वाला भाग है शुक्राणुओं का, उसमें दो तरह के क्या पाए जाते हैं, तारक केंद्र। एक समीपस्थ तारक केंद्र और एक दूरस्थ तारक केंद्र। दो तारक केंद्र हैं। क्या काम करते हैं भाई ये तारक केंद्र, जो समीपस्थ आगे की तरफ जो तारक केंद्र है वो विदलन में कार्य करेगा, और जो नीचे वाला दूर वाला तारक केंद्र है वो पूंछ के निर्माण में कार्य करेगा। ठीक है भाई, तो विदलन जो है, विदलन की प्रक्रिया आगे अपन समझेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज क्या रह गई भाई, ध्यान दो। ठीक है, एक्रोसोम और केंद्रक, ये तो अपन ने हेड वाला भाग देख लिया, नेक वाला भाग देख लिया। फिर कौन सा भाग आता है, क्या आता है, मध्य भाग। मध्य भाग में आपको यह ध्यान रखना है, ये क्या है, ठीक है बच्चों। अब देख लो, 1 मिनट तो यहां पर ध्यान रखना है, अब समय अपने पास आज इतना ही है। तो शुक्राणु का सुन लो, जो शुक्राणु का मध्य भाग और पूंछ वाला हिस्सा है वो अपन कल देख लेंगे। अब एक्रोसोम में, तेजस्वी जी, एक्रोसोम जो है वो शुक्राणु का भाग है। शुक्राणु स्वयं क्या है, एक कोशिका है। तो शुक्राणु एक ऐसी कोशिका है जिसमें एक्रोसोम एक कोशिकांग है जो अंड कोशिका को की झिल्ली को घोलने में काम कर रहा है। सेंट्रियोल्स हमेशा दो जोड़ी ही होते हैं मोहित जी, हमेशा दो जोड़ी ही होंगे। ठीक है, स्पर्म का हेड ही तो एग सेल में एंटर करेगा, तो फिर सेंट्रियोल क्लीवेज में कैसे काम करेगा, राहुल जी पूछ रहे हैं। राहुल जी बिल्कुल, उसका सर वाला भाग जाता है, उसके साथ साथ समीपस्थ तारक केंद्र भी अंड कोशिका में जाता है।
ठीक है भाई, क्लियर है? तो हमारे पास ध्यान रखना है, ये अपन ने संरचना कहां तक देखी है बच्चों? सर और नेक वाला भाग देखा है अपन ने, किसका? शुक्राणु का। शुक्राणु का जो मध्य भाग और पूंछ वाला हिस्सा है वो हम कल कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है बच्चों, चलो बहुत बहुत धन्यवाद।